हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके कोर्स बुक चैनल में। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है, जो पहले वाली वीडियो मेरी वो अच्छे से देखी होगी। फिजिक्स देखा जाए तो कुछ भी कठिन नहीं है, अगर समझी जाए तो अच्छे से। अगर आप रटने को तो आप रट सकते हैं, लेकिन रटने से आपका दिमाग याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि भूल जाएंगे आप। तो मैं तो यह कहूँगा कि जितना हो सके उतना समझा जाए। वोकेबलरी से मेरा अर्थ होता है फिजिक्स में किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट की अगर आप वोकेबलरी को अच्छे से समझने लगे, यानी जो शब्द होते हैं, वोकेबलरी से जो शब्द, या हिंदी में बोलते हैं शब्दावली, जो शब्द होते हैं, अगर आप उन शब्दों को अच्छे से उनके ब्रीफ में जान लोगे तो वो सब्जेक्ट सरल बन जाता है आपके लिए। जैसे आप विभव जानते हो, विभवांतर में क्या अंतर होता है, विभव विभवांतर, वैद्युत धारा क्या होती है, ये चीज के बारे में जानते हैं तो फिजिक्स कुछ भी कठिन नहीं होगी। जैसे कोई भी शब्द आ जाए उसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं तो दिक्कत कहाँ होगी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं ऐसा करूँगा, आपके लिए जब चैप्टर शुरू करूँ तो उसकी बेसिक नॉलेज पहले दिया करूँ। ठीक है, आप जहाँ तक है आप भी कोशिश करें घर से पढ़ें और घर पर ही पढ़ाई करें। आप सुरक्षित रहें। देखें, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन फ्लैश हो रहा है। यदि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर परस्पर निकट लाया जाए तो उनके विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा। ये तो क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर दो प्लेटें हैं, प्लेट का चित्र भी देख सकते हैं आप इस स्क्रीन पर। प्लेट हैं, अगर इन प्लेटों को पास लेके आया जाए, अगर निकट लाया जाए तो विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी विभवांतर घटेगा या बढ़ेगा। अगर इन प्लेटों को पास लेकर आया जा रहा है तो विभवांतर घटेगा, विभवांतर घटेगा। और इसी के उलट क्या होता है, धारिता बढ़ेगी। अगर विभवांतर घटता है तो धारिता बढ़ती है, क्योंकि V प्रोपोर्शनल 1/c ये होता है। अगर विभवांतर घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, देखें। यदि आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाए, अब कह रहा है प्लेट की बीच की जो दूरी है इन्हें बढ़ाया जाए तो विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप अच्छे से जाने, अगर प्लेट की दूरी बढ़ाई जाए तो विभवांतर बढ़ेगा, तो विभवांतर बढ़ेगा और धारिता घटेगी। ये सूत्र है, इसके थ्रू समझा जा सकता है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर जे बढ़ेगा तो ये घटेगी, अगर जे बढ़ेगी तो ये घटेगा। ठीक है। और संधारित्र के बारे में तो आपको उस दिन बताया भी था कि संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर होता है संधारित्र। उसको इंग्लिश में बोला जाए तो कंडक्टर, यानी कि यह एक ऐसी युक्ति होती है संधारित्र, इसमें ऊर्जा जो आवेश है वो संचित कर लिए जाते हैं, ऊर्जा के रूप में संचित कर लिए जाते हैं, तो उससे धारिता बढ़ाई जा सकती है संधारित्र के द्वारा। देखें, अब आपको समझने के लिए जैसे एक और क्वेश्चन देगा आप अपनी स्क्रीन पर। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है। जैसे ये दो प्लेट होती हैं, चित्र में देख पा रहे हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। इन दो प्लेटों का अर्थ क्या होता है, या दूसरी प्लेट है उसका क्या, यानी उसका वर्क क्या होता है, ये भी जाने। तो देखें, उसका उत्तर भी देखें। आकार स्थिर रखते हुए पहली प्लेट के विभव को कम करना, यानी जो पहली प्लेट है उसके विभव को कम करना। अगर विभव कम किया जा रहा है तो ध्यान रखें उसकी धारिता बढ़ाई जा रही है।
अगर उसका विभव कम किया गया है तो उसे और आवेश दिया जाएगा। अगर विभव कम किया गया है तो उसे पुनः उसी स्थिति में वापस लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जाता है, तो धारिता बढ़ेगी। और आपके आंसर में भी यही दे रखा है, यानी कि विभव को कम करना ताकि उसे अधिक आवेश दिया जा सके तथा धारिता बढ़ाई जा सके। वही बात है आपके आंसर में भी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप देखें। किसी आवेशित संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0। ठीक है, अभी और क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। ठीक है, अभी इनको करें, केवल जो मैंने अभी आंसर बोले उन आंसरों को समझे लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपने ये उम्मीद है कर लिए होंगे। कंप्यूटर मोड है, क्वेश्चन लगाइए। बताओ, क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके? देखो चालक क्या होता है, पहले नंबर तो ये समझे, चालक वो होता है जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन ये चलने के लिए तैयार रहते हैं, वह होता है चालक। चाहे लोहा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है चालक, तो कोई भी धातु। ठीक है, और इंसुलेटर यानी विद्युतरोधी जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि उस परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, वह होता है यानी विद्युतरोधी या इंसुलेटर। ये तो बेसिक नॉलेज है, लेकिन हम अपने क्वेश्चन पर आते वापस। तो आप अपना क्वेश्चन देखें वापस, क्या है इसका आंसर? पृथ्वी। पृथ्वी को असीमित आवेश दिया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों? बताइए, इसके वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है तो इसका ध्यान रखें, अगर विभव शून्य है तो धारिता क्या होगी? अधिक होगी। अधिक अर्थात धारिता अनंत है, पृथ्वी की धारिता अनंत है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर है? बताइए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं? फिर आगे देखो वही बात, परावैद्युत, कोई अगर वैद्युत है, मैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का अर्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी धारा का प्रवाह, और वैद्युत क्षेत्र में पर लग जाए यानी परावैद्युत। आपको याद कराने के लिए ये केवल परावैद्युत, डाई इलेक्ट्रिक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वह चलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, और ये परमाणु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। ठीक है, उन्हें परावैद्युत कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, मार्कर है ये प्लास्टिक का, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, और इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? परमाणु के नाभिक से बंधे हुए हैं, यानी चलने के लिए तैयार नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, इसलिए यह विद्युतरोधी है, यानी कि परावैद्युत है। आपके लिए क्वेश्चन एक और, बताइए उसको, जर्मेनियम कोमा अभ्रक तथा कार्बन में से कौन सा परावैद्युत है? बताइए, दोनों है ये दे रखे हैं, जर्मेनियम और अभ्रक तथा कार्बन, 3 है, बताइए। तो इसका राइट आंसर है अभ्रक। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करें, अभी ध्यान से देखें, अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके लिए, काम खत्म हो जाएगा।
आ जाइए फिर, 2 क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। देखिए, तीन संधारित्र के संयोग से, तीन संधारित्र के संयोग से अधिकतम धारिता कैसे प्राप्त करेंगे और न्यूनतम किस प्रकार। जैसे देखा, तीन संधारित्र हैं, अगर C1 C2 C3, तो मैक्सिमम धारा कैसे प्राप्त करेंगे और न्यूनतम किस प्रकार, ये है। बताइए, समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में। अगर मैक्सिमम प्राप्त करनी है आपको, मैक्सिमम प्राप्त करनी है, तो वो होगी CP। CP का अर्थ क्या है इसमें, C से धारिता और P से पैरेलल, ठीक है, यानी समांतर क्रम में, यहाँ पर लिख सकते हैं समांतर क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का तो समांतर क्रम में। और न्यूनतम कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, C1 + C2 + C3, इसका सूत्र होता है समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम वाले का सूत्र क्या होता है, CS, C रेज में, यानी धारिता C रेज में चलेगी तो 1/CS इक्वल 1/C1 + 1/C2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलती है। तो न्यूनतम इसमें प्राप्त होगी, मिनिमम, ये कारण है। तो आपका इन दोनों का आंसर मिल चुका है, ठीक है। अभी आगे और क्वेश्चन आने वाले हैं, आपका चैप्टर दूसरा शुरू होने वाला है। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, नो डाउट, ठीक है। अपने कोर्स बुक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आइए सभी छात्रों, ये नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये आपका शुरू हो रहा है। तो आपका वैद्युत धारा के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रिकल करंट, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जाने कि वैद्युत धारा क्या होता है, कैसे क्या क्या होता है, कुछ चीज़ें तो आपने जान रखी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे समझाने के लिए केवल, ये कोई धातु है, धातु कोई भी हो सकती है, चांदी तावा कुछ भी हो सकता है, इसके तार भी हो सकते हैं, धातु के तार बनाए जा सकते हैं। जैसे ये तार है, समझाने के लिए आपको बता दूं, ये दिख रहा है, ये कॉपर का तार है, देखो वायर, ये वायर है कॉपर की, ठीक है, ये दिख रही है, यानी ये क्या है, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इसके ऊपर ये क्या चढ़ी है, रबड़, यानी ये वैद्युत रोधी है। जो इसके ऊपर जो रबड़ है वो कैसी है, वैद्युत रोधी, यानी इंसुलेटर्स, ठीक है। और जो इसके अंदर जो तार है वो तांबे का तार है, किसका तार है, कॉपर का तार। कुछ भी नहीं है, आप अगर अच्छे से समझें तो देखो, चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, वही होता है ना। और आवेश क्या होता है, आवेश के बारे में तो आपने ब्रीफ में जाना है, आवेश क्या होता है। आवेश में वही है, जब दो पदार्थ एक दूसरे से रगड़े जाएं और उनके जो आवेश होते हैं एक दूसरे को ट्रांसफरेंस करने लगते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ऋण से धन की ओर जाते हैं और धन वाले ऋण की ओर आते हैं, यही तो होता है। तो उनके बीच में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसे समझें,
ये धातु है, यही चालक तार है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन माना, ये समझाने के लिए केवल आपको, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी चलने के लिए तैयार है। तो इसमें जो विशेष बातें हैं उन्हें ध्यान रखें। चालक में हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मिलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। और एक और चीज जाना, इनके बीच में यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल आरोपित होता है। यानी कहने का अर्थ है, जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर बल आरोपित होता है। जैसे इसको कोई आवेश दिया जाता है, जो वायर है, ये वायर है, अगर इसे बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। सीधी सी बात है, अगर इससे बैटरी से जोड़ा जाता है तो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। और विभवांतर उत्पन्न होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी होगा, यही बात है। तो आवेश पर बल आरोपित होता है, और जो बल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो चलने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे धनावेश और ऋणावेश। पहले तो आप जो समझे, जो चार्ज है, आवेश है, कुछ भी नहीं यहाँ पर, ऐसे केवल कुछ बातें, मुख्य बातें ही ध्यान रखें। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दो चार्ज होते हैं, ये दो ही चार्ज होते हैं। जब उस बल की दिशा जो वैद्युत क्षेत्र के बीच लग रहा है, लिख देता हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र के बीच बल आरोपित होता है, धन आवेश धनावेश उस बल की दिशा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र तथा ऋण आवेश की विपरीत ऋणावेश की दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है। अब यहाँ पर समझे, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो धातु है, सभी धातुएं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव। तो जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होगी, जो भी धातु होगी वह वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। और जैसे धनावेश और ऋणावेश, केवल द्रव और गैसों में ही ऐसा होता है, जो धनावेश और ऋणावेश, अधिकतम धनावेश की दिशा, यानी उस बल की दिशा के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा मापी जाती है। अर्थात जो सभी धातुएं हैं, सभी धातुओं में ऋणावेश होता है, जो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा होती है, केवल ये जाना है, ठीक है। आ जाइए, अब आप वैद्युत धारा का सूत्र बनाइए। वैद्युत धारा आई बराबर Q/T। देखो, इससे पहले मैंने जो भी रामायण सुनाई है,
ये आपके पेपर में नहीं आने वाली है। अब आप सोचते होंगे कि सर ऐसा बोल देते हैं कि पेपर में नहीं आने वाली है, तो आपके दिल में थोड़ा वो याद होगा कि पेपर में क्या आएगा, सर करा क्या रहे हैं। देखो सर आपका बेस तैयार कर रहे हैं, ये बात गांठ बांध लो। सर आपका बेस तैयार कर रहे हैं। जिस दिन आपका बेस अच्छे से तैयार हो गया ना, जिस दिन आपका बेस तैयार हो गया, तो आप कितनी भी ऊंची इमारतें बना लो, वो कभी गिरने वाली नहीं है। अगर आप आपका बेस तैयार नहीं है तो आपको कोई भी डिगा सकता है। तो ये ध्यान रखें, आपका बेस मजबूत होना चाहिए कि कोई आपको डिगा ना सके, हिला ना सके कोई। फिर तो वही बात हो जाएगी अजय देवगन वाले फिल्म वाली बात हो जाएगी कि क्यों बनाते हो तुम ये रेत के महल, एक दिन खुद ही तुम रोज मिटाओगे आप। ये डायलॉग है। तो इसलिए आपने जो बेस है उसे मजबूत रखें। माना, इसे सॉल्व करें। देखिए माना Q बराबर 1 कूलम तथा T बराबर 1 सेकंड। इसे सॉल्व करें तो क्या प्राप्त होगा, Q बराबर 1/1, तो कूलम प्रति सेकंड, कूलम प्रति सेकंड या एम्पियर। तो ये वैद्युत धारा का ही सूत्र, अगर आपके पेपर में आए तो डायरेक्ट सूत्र लिखे, ज़्यादा कुछ लिखने के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है। Q यानी आवेश, T मतलब सेकंड और I मतलब वैद्युत धारा। ठीक है। अगर इसे इलेक्ट्रॉन में प्राप्त करें, इलेक्ट्रॉन में प्राप्त करें तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलम। कूलम अगर हम इस तरीके से प्राप्त करें तो I इक्वल 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखें 1.6 का भाग इसमें देंगे तो नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, जो 10⁻⁻19 है, अगर जो यहाँ पर समझे देखें अंश, अंश व हर, इसे बोलते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर हर। अगर 10⁻2 प्लस के ऊपर है, यानी पावर इसकी प्लस में है, इसकी पावर जो प्लस में है, अगर आप इसे हर में लेके आएंगे, अगर नीचे लेके आएंगे इसे, तो 10⁻−2 हो जाएगी। ठीक है। अगर इसे माइनस वाली पावर को अगर इसे ऊपर लेके आए तो प्लस में हो जाएगी, 1 इंटू 10⁻2। ठीक है। इसी प्रकार यहां पर होगा, देखो 1 इंटू 10⁻19 या 19 अपॉन 1.6, 1.6। तो यहां पर देखो पॉइंट में, यहां पर अगर पॉइंट है इसे आप हटाएंगे तो यहां पर एक जीरो लगाएंगे, यहां पर हो गया 10, फिर भी 16 का भाग 10 में नहीं आ रहा है, तो यहां से एक पावर यहां पर ले, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 पावर एक, तो बात वही है 10 ही इंटू 10⁻18 अपॉन 16। इस 16 से ये 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 ही तो प्राप्त होगा, तो 100 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मात्रक लिखें, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। ठीक है। तो ये आपका प्राप्त हो चुका है। तो स्टूडेंट देखा क्वेश्चन को, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवावेग से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रवाहित धारा अपवावेग में संबंध
स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन है, शायद मैं से थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ छूट गया है, आप अच्छे से पढ़ लें। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, उसे अच्छे से पढ़ें। तो उसमें क्या पूछा पहले, अफवाह वेग या अनुगमन वेग। किसी भी नाम से आपके पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप कर दें, छोड़े नहीं उसको। इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, अपनी ओर से भी बना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखें, जब किसी तार के सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ते हैं, तो वही वही बात, जो तार होते हैं उसे बैटरी से जोड़ दें तो तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। अगर विभवांतर उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है, जिससे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन, वैद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वैद्युत बल लगता है। ठीक है, जिससे तार में धारा प्रवाह होने लगती है। हमेशा धारा प्रवाह तार में जब ही होगी जब वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो। ये बात ध्यान रखें। इस धारा के रूप में चलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इस धारा के रूप में चलने वाले, जो धारा के रूप में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उनका औसत वेग ही अनुगमन वेग है, कुछ भी नहीं है इसमें। डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, केवल जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका औसत वेग ही अनुगमन वेग है। इतनी बात ध्यान रखें बस। मैं इसे अभी रब करता हूं और आप इस क्वेश्चन को आगे भी सॉल्व करेंगे। आगे जो दिया है धारा घनत्व यानी धारा में संबंध है। मैं यहाँ पर ये इक्वेशन वगैरह है जो लिख लेता हूँ क्योंकि समय कम लगेगा उसमें। ठीक है, देखें इस चित्र को देखें ध्यान से। जो Vd और जो नेगेटिव इसमें वो दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसमें। और Vd इसकी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। और जो ई इस तरीके से लग रहा है वह ई वेक्टर। ठीक है, और जो यहाँ पर है ये ये क्षेत्रफल है इस साइड। ठीक है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, अपवाह वेग व अनुगमन वेग सूत्र I बराबर Q/T, ये आपने पढ़ा है। टी सेकंड में गुजरने वाले आवेश Q हैं। टी सेकंड में, अगर माना हमने टी बराबर 1 सेकंड मान लिया और Q बराबर 1 मान लिया। ठीक है, तो 1 सेकंड में Q आवेश गुजर जाते हैं। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले अनुप्रस्थ काट A यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A से इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ALN, A इंटू L इंटू N। तो ये किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n बराबर ALN। तो आप यहाँ मान सकते हैं n बराबर ALN, इस तरीके से इसे मान सकते हैं। लेकिन Q बराबर NE, ये भी एक फॉर्मूला होता है, Q बराबर NE, कूलाम बराबर ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E। ठीक है, तो यहाँ पर जो n, यहाँ पर n की वैल्यू पुट की है ALN, तो ALN पुट की है और E। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पर इस समीकरण को मान लें आप, अगर फर्स्ट मान लें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। Q का मान यहाँ पर लिख सकते हैं आप, Q का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर पेपर में आप इस प्रकार लिख कर आए जो मैं लिखा रहा हूं। तो देखें क्यू का मान अगर इसमें रखेंगे आई इक्वल ए एल एन ई अपॉन टी, तो देखें इसमें अब क्या बन सकता है, ए एल एन ई इक्वल, यहाँ पर ही सॉल्व करें, ए एन ई इंटू एल अपॉन टी, इस तरीके से हो जाएगा। तो एल अपॉन टी, जहाँ पर वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अनुगमन वेग बराबर एल अपॉन टी, एल अपॉन टी। तो वी डी जो है वहाँ पर इसे रख सकते हैं यहाँ पर इस वैल्यू को, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखें, ए एन ई इंटू वी डी आई बराबर, ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पर आई है तो आई के मान क्या रख सकते हैं, एम्पियर, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। यही वैद्युत धारा तथा अपवावेग में संबंध है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, यही सिद्ध हो चुका है कि अनुगमन वेग व वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है, इसे लिखें ध्यान से। क्वेश्चन पढ़िए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवावेग समझाइए। अपवावेग व धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी अपवावेग व धारा घनत्व के बीच संबंध बताना है हमें। ये क्वेश्चन आपने देख लिया है तो इसे ध्यान से करें। देखें, धारा घनत्व करंट डेंसिटी, किसी तार के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जहां पर एकांक की बात आ जाए, जहां पर एकांक की बात आ जाए तो वह हमेशा अपॉन में चीज आती है, यानी कि हर में चीज आती है डिनोमिनेटर के रूप में, जैसे ए यहां पर आया है। से गुजरने वाली वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर आई अपॉन ए, इसका मात्रक आप बना सकते हैं, क्या बनेगा इसका मात्रक, आई अपॉन ए। तो आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और ए यानी एरिया मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है, यानी कि यूनिट। धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध, इन दोनों के बीच संबंध बताइए। अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है, देखो वी डी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई बराबर ए एन ई इंटू वी डी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो देखें, और धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, आप इसको मान सकते हैं फर्स्ट समीकरण, और धारा घनत्व के सूत्र को मान सकते हैं, जो धारा घनत्व का सूत्र रखा आपने, जे बराबर आई अपॉन ए, इसे सेकंड समीकरण मान सकते हैं आप। तो आप इसका मान इसमें रखेंगे, आई का मान आप इसमें रखें तो क्या प्राप्त होगा, जे इक्वल ए एन ई इंटू वी डी और ए। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर देखें ए से ए कैंसिल हो रहा है इस तरीके से, और एन ई यहाँ पर लें अगर आप इसे, जे एन ई इक्वल वी डी, तो ये प्राप्त हो रहा है। यही आप यहाँ पर लिख सकते हैं, धारा घनत्व व अनुगमन वेग के बीच संबंध है, बस ओके, ये हो गया यहाँ तक।